देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। सेंसेक्स एट ऑल टाइम हाई। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने आज बाजार को पंख लगा दिए। कल रिटेल महंगाई दर में जबरदस्त गिरावट के बाद अर्थशास्त्रियों और खुद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने इस बात को माना कि आरबीआई अगर रेट नहीं घटाएगा तो कब घटाएगा। रेट कट की उम्मीद के चलते पूरे दिन बाजार में जबरदस्त खरीदारी रही और सेंसेक्स पहली बार 32,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी भी 9,900 के इर्द गिर्द मंडराता रहा। आज का दिन बाजार के लिए तमाम रिकॉर्ड्स और यादगार दिन साबित हुआ है। सेंसेक्स ने 31,000 से 32,000 की ऊंचाई सिर्फ 9 सेशंस में हासिल की है, जबकि इन्हीं 9 सेशन में निफ्टी 9,600 से 9,900 के करीब पहुंचा, जबकि 9,800 से 9,900 सिर्फ 2 सेशन में ही पहुंचा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी आज रिकॉर्ड स्तर बनाया। बात करें तो सेंसेक्स 233 अंक, निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ आज बंद हुए और बाजार की इस तेजी में सबसे ज्यादा योगदान एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग शेयरों का रहा। साथ ही तेल गैस को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। मेरे सहयोगी रजत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। रजत, सुबह से ही इंतजार था कि सेंसेक्स ये ऐतिहासिक जो पड़ाव है कब पार करेगा। आखिरकार वो समय आ ही गया। बाजार में वाकई बाहर है। जो बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो कभी भी हासिल नहीं हो रहा था। रिकॉर्ड स्तर हैं, आज तक कभी नहीं दिखे मार्केट पे। 32,000 का आंकड़ा आज सेंसेक्स ने हासिल कर लिया। टचिंग डिस्टेंस पे है, निफ्टी पे 9900 के लेवल्स को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो खरीदारी बढ़ी है ये एफआईएस की नहीं, डीआईएस की खरीदारी देखने को मिली है। पिछले अगर 9 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 1000 पॉइंट सेंसेक्स पे बढ़ते हुए नजर आए और मात्र 4 ट्रेडिंग सेशन में 31,500 से लेकर 3200 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो रफ्तार देख सकते हैं आप, इस समय बहुत स्ट्रांग है और लगातार इंस्टीट्यूशंस बेट लगा रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जो 9 ट्रेडिंग सेशंस बीते हैं इसमें लगभग 2% के गेन्स आपको मेन इंडेक्स पे दिखाई देंगे, यानी कि सेंसेक्स 2%, निफ्टी 2% और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 2% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट हुए हैं। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है, लेकिन जो सेक्टर सबसे ज्यादा चले हैं 1000 पॉइंट्स की रैली के दौरान उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस शामिल है। आईटी स्टॉक्स पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और ये टीसीएस और इन्फोसिस इनफैक्ट यहां पर निचले स्रोत से कुछ पलटते हुए नजर आ रहे हैं। मेटल स्टॉक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल ये कुछ ऐसे प्लेज हैं जो मार्केट को और फिलिप प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी हुई वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। 9% की तेजी इन 1000 पॉइंट्स पे काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है। ल्यूपिन, टाटा मोटर्स और टीसीएस जैसे स्टॉक्स पे भी मूव बहुत स्ट्रांग मिलता हुआ नजर आया। साथ ही साथ अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो उसमें आईडीएफसी बैंक पाएंगे आप। ये निचले स्रोत से खरीदा गया क्योंकि यहां पर न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रांग डेवलप हो गया था। इसके अलावा टाटा ग्लोबल, रिलायंस कम्युनिकेशन निचले स्रोत से पलट गया और डिविस लैब्स में भी 10% के रिटर्न्स जनरेट हुए। बीएसई 500 इंडेक्स के जो मेन कंपोनेंट्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आई उसमें वीडियोकॉन था। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली थी, निचले स्रोत से जब चला तो सर्किट लग रहे हैं स्टॉक पे। इसके अलावा एचएफसीएल, कैप्लिन पॉइंट और श्री रेणुका शुगर्स जैसे स्टॉक में रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग है। रिटर्न्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 15% से 33% के हैं। तो खरीदारी है, लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि इस बार डीआईएस का कॉन्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर खरीदारी में बहुत स्ट्रांग है एफआईएस की तुलना में। जी बहुत शुक्रिया रजत। और एक्चुअली आज एक्साइटमेंट हर जगह रही है और जी बिजनेस के न्यूज रूम में भी एक्साइटमेंट देखने को मिली है। लेकिन सवाल अब डेफिनेटली ये आ जाता है सामने कि रेट कट कब होगा। अब नहीं तो फिर कब। 2 अगस्त को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होने जा रही है और अब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है। रिटेल महंगाई दर रिकॉर्ड लो स्तर पर है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार थम गई है। ऐसे में इकोनॉमी को नई रफ्तार देने के लिए आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती करने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। सरकार ने भी आरबीआई को रेट कटौती करने के संकेत दे दिए हैं। सरकार की हमेशा इच्छा रहेगी और आज तो मुद्रास्फीति वैसे भी नियंत्रण में है, प्राइस राइज कंट्रोल में है, इसलिए मेरी उम्मीद और बड़ी रहेगी, लेकिन इसका अधिकार आरबीआई को है। इंडस्ट्री और आम आदमी के साथ साथ देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी ब्याज दरों में कटौती का इंतजार है, लेकिन ब्याज दरें घटाने पर अंतिम फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना है। वित्त मंत्री की माने तो महंगाई दर कंट्रोल में है और आरबीआई के पास ब्याज दरें घटाने की पूरी गुंजाइश है। हाल ही में जारी महंगाई दर के आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जून में रिटेल महंगाई दर 2.18% से घटकर 1.5% हो गई है, जो आरबीआई के अनुमान से भी काफी कम है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में महंगाई दर 2 से 3.5% के बीच रहने का अनुमान जताया था। हालांकि आरबीआई ने कहा था कि वो जीएसटी के महंगाई पर पड़ने वाले असर पर नजर रखेगा।
इस बार बादल भी जमकर बरस रहे हैं, लिहाजा खेती के मोर्चे पर भी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। बम्पर पैदावार हुई तो महंगाई दर कंट्रोल में रह सकती है। इतना ही नहीं, मई में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार भी थम गई है। मई में आईआईपी ग्रोथ में जबरदस्त गिरावट आई है और ये 3.1% से घटकर 1.7% हो गई है। यानी इंडस्ट्री की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी आरबीआई का ब्याज दरें घटाना जरूरी हो गया है। सरकार ने भी आरबीआई को ब्याज दरें घटाने के संकेत दे दिए हैं। Clearly, this low number and what it implies about underlying price pressures, as well as the latest data on the IIP, is something that I am sure all policymakers will reflect upon very, very carefully. रेट कट की उम्मीद देखते हुए शेयर बाजार भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। बैंकर्स भी उम्मीद जता रहे हैं कि 2 अगस्त को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में आरबीआई ब्याज दरों में कम से कम 0.25% की कटौती कर सकता है। See, the inflation number this time is very low, as you've seen yesterday. So that clearly gives the expectation that rate cut ka possibility increases quite a lot. कि अभी तो फिलहाल 25 बेसिस पॉइंट होगा, लेकिन आगे चलते अगर इन्फ्लेशन डेटा फेवरेबल रहते हैं तो और रेट कट का गुंजाइश भी हो सकते हैं। लेकिन ये अभी फिलहाल तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट कट होने का। जनवरी 2015 से लेकर अब तक आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर चुका है, लेकिन बैंकों ने इसके मुकाबले ब्याज दरों में काफी कम कटौती की है। आरबीआई ने भी महंगाई का हवाला देकर पिछली कुछ समीक्षाओं में दरें नहीं घटाई हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अगर इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ानी है तो आरबीआई के पास रेट कट करने के लिए पूरा मौका है। इंडस्ट्री और सरकार की उम्मीदों से उलट जब पिछली बार आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती को टाला था, तब आरबीआई ने यही दलील दी थी कि जीएसटी लागू होने से और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भत्तों के ऐलान की वजह से महंगाई एक बार फिर से सर उठा सकती है। लेकिन जून महीने में खुदरा महंगाई दर के आए आंकड़ों ने आरबीआई की इस आशंका को सिरे से खारिज कर दिया है। अब ऐसे में 2 अगस्त को होने वाली पॉलिसी रिव्यू को लेकर इंडस्ट्री की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। इस बीच खबर यह है कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की अपनी सेवाओं पर चार्ज 75% तक कम कर दिए हैं। ये बदलाव अब 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे और ऐसा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नए चार्ज इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए एनईएफटी और आरटीजीएस करने पर लागू होंगे। आपको बताएं कि अभी तक 10,000 रुपए का एनईएफटी करने पर 2 रुपए तक चार्ज लगता था, उस पर अब 1 रुपए चार्ज लगेगा। 10,000 से 1 लाख के ऊपर चार्ज 4 रुपए के बजाय अब 2 रुपए लगेगा। वहीं आरटीजीएस पर 2 लाख से 5 लाख रुपए के ट्रांसफर पर 20 रुपए की जगह अब सिर्फ 5 रुपए ही लगेंगे। इसके अलावा बैंक ने आईएमपीएस करने पर 1,000 रुपए पर लगने वाला चार्ज खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में आज भी एस्सार स्टील मामले पर सुनवाई जारी रही और ये कल भी जारी रहेगी। आज की सुनवाई में दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। आरबीआई ने कोर्ट में कहा कि एस्सार स्टील के साथ किसी भी तरह का अन्याय या अपमानित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। आरबीआई ने कहा कि 22, 23 और 27 जून की बैठक के बाद एसबीआई को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें साफ साफ इस बात का जिक्र था कि एस्सार स्टील पर आईबीसी के तहत कार्रवाई होनी है। कंपनी का यह कहना है कि उन्हें इस बारे में पता नहीं और एस्सार स्टील पता नहीं है, यह गलत है। एस्सार स्टील को इस मामले में राहत नहीं मिलनी चाहिए। इसके जवाब में एस्सार स्टील ने कहा कि एसबीआई और स्टैंड चार्ट अकेले एनसीएलटी के तहत कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जबकि बाकी बैंक्स एनसीएलटी नहीं गए। एस्सार स्टील ने आरबीआई पर यह भी आरोप लगाए हैं कि आईबीसी में भेजे जाने का इतना बड़ा फैसला प्रेस रिलीज के जरिए कैसे कर सकता है। एस्सार ऑयल और रूस की तेल कंपनी रोजनेफ्ट डील पर अंतिम दस्तखत 20 से 22 जुलाई के बीच हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों पक्षों के बीच डील को लेकर हस्ताक्षर मॉरिशस में हो सकते हैं। करीब 1300 करोड़ डॉलर की यह डील अभी तक एलआईसी की मंजूरी को लेकर अटकी हुई थी। ये मंजूरी इसी महीने मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी पर एलआईसी का 3200 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी ने कुछ लोन चुका दिया है। करीब 1200 करोड़ रुपए अब भी बाकी हैं। इस डील से निवेशकों को क्या मिलेगा, आपको ये बताते हैं कि अगर ये डील हो जाती है तब एस्सार ऑयल के निवेशकों के लिए बायबैक ऑफर अगले महीने आ सकता है।
रोजनेफ्ट वाले रेट पर ही निवेशकों से बायबैक ऑफर होगा, मतलब डीलिस्टिंग और डील प्राइस का अंतर निवेशकों को मिल जाएगा। एसईएस के मुताबिक डील के हिसाब से प्राइस 357 से 388 रुपए प्रति शेयर हो सकते हैं, जबकि एसआर ऑयल का डीलिस्टिंग प्राइस 262 रुपए प्रति शेयर तय हुआ था, मतलब निवेशकों को 94 रुपए से 125 रुपए प्रति शेयर तक का फायदा मिलना तय है। टीसीएस के नतीजे आ जाए, पहली तिमाही में अनुमान से काफी खराब नतीजे रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 10% से ज्यादा गिरकर 5,950 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी की आय में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का एबिट मार्जिन भी उम्मीद से कम रहा है और इस तिमाही में एबिट मार्जिन 25.7% से गिरकर 23.4% हो गया है। बीएफएसआई सेगमेंट में भी आय में गिरावट देखने को मिली है। Technology is revolutionizing the sector, and many new entrants are coming into the sector, and the challenges among the upper end of that sector is quite well known, and we are not immune to that. So we are seeing very strong demand coming from the bottom of the pyramid and some amount of stress at the top of the pyramid. So once again, commentary doesn't change. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एफडीआई पॉलिसी की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में एफडीआई की राह में आने वाले रोड़े को दूर करने की कोशिश की जाएगी। बैठक में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से एफडीआई को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, डीआईपीपी के सचिव रमेश अभिषेक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि सरकार कई सेक्टर्स में एफडीआई नॉर्म्स को नरम करने पर विचार कर रही है, जिसमें कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर शामिल है। फिलहाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी है, लेकिन कई शर्तों के साथ। स्वदेशी जागरण मंच ने आरोप लगाया है कि चीनी कंपनियां भारत में असेंबलिंग यूनिट लगा रही हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रही। स्वदेशी जागरण मंच का यह कहना है कि चीनी कंपनी एसएआईसी मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गुजरात के हलोल में अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर जनरल मोटर्स का मैन्युफैक्चर प्लांट लिया, जबकि चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉरपोरेशन को नागपुर में मेट्रो रोलिंग जो स्टॉक है बनाने को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 851 करोड़ में 69 कोच के लिए चीनी कंपनी से एमओयू भी साइन कर लिया है। पश्चिम बंगाल ने भी 100 से ज्यादा कोच का ऑर्डर दिया है। इस तरह चीनी कंपनियों को भारत में बड़ा बाजार मिल गया, जबकि रोजगार पैदा करने के उसके सारे दावे झूठे हैं। चीनी कंपनियां स्थानीय स्तर पर रोजगार न देकर अपने ही लोगों को लाते हैं। चीनी कंपनियां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं के बराबर करती हैं और दूसरी ओर चीन भारतीय कंपनियों को अपने यहां पर जमने का मौका भी नहीं देता। अब भारतीय आईटी कंपनियों को चीन से अपने यहां से दूर ही रखता है। ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच ने मांग की है कि चीनी कंपनियों के साथ हुए करार को रद्द कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी को टैक्स फ्री करने वाला बिल संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने इसे लेकर एक कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और इसे अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा सकता है। अभी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी ही टैक्स फ्री होती है। बिल के पास हो जाने के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री हो जाएगी। एक ही संस्थान में कम से कम 5 साल की नौकरी पूरी करने पर कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होता है। कर्मचारी को उसकी सर्विस के हर साल में 15 दिनों की सैलरी ग्रेच्युटी के तौर पर दी जाती है। हालांकि ये नियम ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होता है जहां पर कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है। नवीन जिंदल को आपराधिक मानहानि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बतौर आरोपी समन जारी किया है। अदालत ने उन्हें 18 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में जी न्यूज की तरफ से आपराधिक मानहानि का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि 25 अक्टूबर 2012 को नवीन जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके शिकायतकर्ताओं के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाते हुए उनकी बदनामी की थी। शुरुआती सुनवाई में अदालत ने शिकायत को नवीन जिंदल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के ट्रायल चलाने योग्य माना। अदालत ने नवीन जिंदल के अलावा जेएसपीएल के अधिकारी रहे आनंद गोयल, विक्रांत गुजराल और रवि उप्पल को भी आरोपी बनाते हुए 18 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।
जो मिस्टर नवीन जिंदल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जी मीडिया और मिस्टर सुधीर चौधरी और मिस्टर समीर आलूवालिया के बारे में डेफेमेटरी लैंग्वेज यूज़ की गई थी। इसलिए इन तीनों ने अपनी सेपरेट कंप्लेंट डाली थी पटियाला हाउस में। तो उसके अंदर जो लंदन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस हैं मिस्टर अशोक कुमार, उन्होंने इन तीनों कंप्लेंटों के अंदर मिस्टर नवीन जिंदल को अलग अलग सम्मन कर लिया है। तो इसमें जो डेफेमेशन का ऑफेंस होता है, इसमें पनिशमेंट होती है और ये क्रिमिनल ट्रायल चलता है और एक्यूज को पर्सनली पेश होना होता है। और इसमें तीनों में इकट्ठा सम्मन नहीं किया गया है, तीनों में केसों में अलग अलग सम्मन किया गया है। तो मिस्टर जिंदल को अब 3 ट्रायल डेफेमेशन के पटियाला हाउस कोर्ट में फेस करने पड़ेंगे। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने आरोपियों को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर रोक लगा दी है। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल समेत कोई भी आरोपी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी आरोपियों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आरोपी नवीन जिंदल समेत दूसरे आरोपियों के लिए भी बड़ा झटका है, जो निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देकर मामले को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। इससे पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल पावर लिमिटेड मामले में जांच की जानकारी नहीं देने पर सीबीआई को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सीबीआई को 21 अगस्त को जांच की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। साथ ही घोटाले की जांच से जुड़े एसआईटी के डीआईजी का तबादला करने पर भी सीबीआई को चेतावनी दी और कहा कि कोर्ट को जानकारी दिए बिना आगे से ऐसा ना हो। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल पर 2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला मध्य प्रदेश के ओटन नॉर्थ कोल ब्लॉक में आपराधिक साजिश का है। दूसरा मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक का है। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार कम लागत में प्रदूषण मुक्त टेक्नोलॉजी वाले वाहनों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इसके लिए विदेश में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की स्टडी भी की जा रही है। जल्द ही दिल्ली मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाने पर काम होगा। एलएनजी के बाद अब मेथनॉल से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। जीएसटी लागू होने से ट्रकों की बिना रुकावट आवाजाही बढ़ी है, जिससे प्रदूषण कम होगा। सरकार कम लागत में प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने पर काम कर रही है और इसके लिए देश में विकसित टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी जाएगी। में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है इंटरनेशनली, उनको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म करने के लिए तैयार हैं और आउट ऑफ बॉक्स सोचकर इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री ऐसी जो भी टेक्नोलॉजी होगी और जो इंडिजिनस होगी उसको प्रायोरिटी देना, ये हमारी सरकार की नीति है। जीएसटी से रियल एस्टेट के सौदों में ब्लैक मनी का लेन देन कम हो सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिल्डर अगर ब्लैक में ज्यादा लेन देन करेंगे तो उन्हें कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर चुकाए गए टैक्स का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी जो टैक्स रॉ मटेरियल पर अदा किया है उसका फायदा आगे नहीं मिल पाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर के सौदों में आमतौर पर बिल्डर ग्राहकों से 15 से 20% तक रकम ब्लैक में मांगते हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद बिल्डर्स की ऐसी डिमांड कम हो सकती है। बिल्डर डील की रकम का हिस्सा ब्लैक मनी के तौर पर लेंगे तो डील वैल्यू कम दिखानी पड़ेगी। ऐसा करने से बिल्डर को रॉ मटेरियल पर जीएसटी भरने का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। जैसे 50 लाख रुपए के फ्लैट की डील है तो कंस्ट्रक्शन लागत करीब 35 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए जमीन की वैल्यू है। इससे रॉ मटेरियल और सर्विसेज पर औसतन बिल्डर ने 20% टैक्स भरा है तो उसे 7 लाख रुपए तक इनपुट क्रेडिट मिलेगा। अगर यही सौदा 40 लाख रुपए में दिखाया जाए तो कंस्ट्रक्शन लागत 28 लाख रुपए दिखानी होगी और 20% की दर से महज 5,60,000 रुपए ही इनपुट क्रेडिट मिलेगा, यानी 1,40,000 रुपए का नुकसान होगा। जीएसटी इनवॉइस के सामने वो क्रेडिट ले पाएंगे और ये क्रेडिट वो यूटिलाइज करेंगे जो उनका फ्लैट बेच रहे हैं उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने। इसलिए एक तो है कि जो बिल्डर है उनको सारा जो भी परचेज कर रहे हैं वो सारा अकाउंटेबल हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि जिनसे वो परचेज कर रहे हैं वो वेंडर्स भी सारे अकाउंटेबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो वेंडर जीएसटी इनवॉइस नहीं दे पा रहे हैं तो उनके गुड्स में जीएसटी का कॉस्ट है लेकिन कोई इसका क्रेडिट नहीं ले पा रहा है। इसलिए सारी सीक्वेंस में, सारे ट्रांजैक्शन चेन में ये सभी रजिस्टर होने के चांसेस है और सारे ही जीएसटी पे करना चालू करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी में कमी आने से ग्राहकों को सहूलियत होगी, साथ ही प्रॉपर्टी के रेट में बिना वजह की तेजी भी रुकेगी। बिल्डर्स के पास पहले भी जब सर्विस टैक्स लागू था तब इनपुट क्रेडिट की सुविधा लेने की छूट थी, लेकिन तब बिल्डर
5 साल पुराने खाते के स्क्रूटनी में आ जाने के डर से इनपुट क्रेडिट नहीं लेते थे, लेकिन अब बड़ी रकम होने से बिल्डर इनपुट क्रेडिट लेने में ही भलाई समझेंगे। जीएसटी के कारण लोग अपना सारा जो कारोबार है उसको ऑन पेपर वाइट दिखाना शुरू कर देंगे, चाहे वो लेबर सप्लाई हो, लेबर के पेमेंट्स हो, सैलरीज हो, या दूसरी तरफ जो मटेरियल खरीदा जा रहा हो, चाहे वो सीमेंट स्टील हो या फिनिशिंग गुड हो, हर चीज़ को स्ट्रक्चर्ड पूरी तरह से टैक्सेशन के ब्रैकेट में बिठा के किया जाना ज़रूरी होता चला जाएगा। रियल एस्टेट रेगुलेटर और जीएसटी दोनों ही लागू होने के बाद रियल एस्टेट के सौदों में ज्यादा पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। डेल ने दुनिया का पहला वायरलेस चार्जिंग लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी ने डेल लैटिट्यूड 7285 नाम दिया है। ये 2-in-1 लैपटॉप वायरलेस चार्जिंग कीबोर्ड और चार्जिंग मैट के साथ लॉन्च किया गया है। यह हाइब्रिड लैपटॉप अमेरिका में $1,199 में उपलब्ध है, यानी भारतीय कीमत के हिसाब से करीब 77,000 रुपए। हालांकि इसमें वायरलेस चार्जिंग कीबोर्ड, यहाँ पे चार्जिंग मैट शामिल नहीं है, लेकिन इसके टॉप मॉडल की कीमत 1,15,000 रुपए है, जिसमें सारे तकनीकी फीचर्स शामिल हैं। डेल लैटिट्यूड 7285 में कीबोर्ड और टैबलेट दोनों में ही अलग अलग बैटरीज है। मुख्य रूप से कीबोर्ड टैबलेट के लिए वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और टैबलेट को चार्ज करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर आप टैबलेट को कीबोर्ड पर रखें तो चार्जिंग मैट पहले टैबलेट को चार्ज करेगा, उसके बाद कीबोर्ड को। इस लैपटॉप में 8GB और 16GB रैम के साथ इंटेल कैबी लेक चिप दिया गया है और इस लैपटॉप की इंटरनल स्टोरेज 512GB है। इसे माइक्रो कार्ड की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। वहीं गाड़ियों में स्कोडा ने अपनी लोकप्रिय कार ऑक्टाविया का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस कार की एक शोरूम कीमत 15,49,000 से 22,89,000 रुपए के बीच है। भारत में इस कार का मुकाबला टोयोटा कोरोला ऑल्टिस और ह्युंडई एलांट्रा से होगा। स्कोडा ने ऑक्टाविया को रिफ्रेश लुक में पेश किया है। इसके फ्रंट में नए हेडलैम्प्स, फॉग लैंप, नए बम्पर, ग्रिल दिए गए हैं। कार को स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ये कार पूरे देश में एक ही कीमत पर मिलेगी और स्कोडा इस साल 4 गाड़ियां लॉन्च करेगी। स्कोडा पिछले 18 महीनों की अगर बात करें तो सुपर्ब और रैपिड को आप एक नए अंदाज में देख चुके हैं। अब जो पोर्टफोलियो में तीसरी गाड़ी बची है वो है ऑक्टाविया। 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जब इसको पहली बार मार्केट में उतारा गया था। अब बदलाव शायद बेहद ज़रूरी था। बदलावों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा बदलाव जो आपको नजर आएगा वो है इसके हेडलाइट्स में। हेडलाइट को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, लो बीम और हाई बीम के लिए। नीचे एलईडी की स्ट्रिप दी गई है। जो अंदर वाला हिस्सा है वो हाई बीम के लिए, बाहर वाला हिस्सा जो है वो लो बीम के लिए। हल्का सा आपको ग्रिल में मिरर फिनिश दिया गया है। एडेप्टिव एलईडी हेडलाइट्स एनर्जी सेव करती हैं, जो कि लंबी अवधि में फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा कार की विड्थ को बढ़ाया गया है, जिसका असर हुड पर भी दिखता है। रियर पर लगे एलईडी टेल लैंप भी कार को एक प्रीमियम अपील देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है दैट इज दिस टच स्क्रीन। हम रोज नई नई गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसका टच स्क्रीन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। फॉन्ट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर एंड इट्स अ ट्रीट टू हैंडल दिस टच स्क्रीन। टॉप एंड स्टाइल प्लस ट्रिम में आपको एक ऐप भी मिलता है जो आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ वेरी नाइस कार टू ड्राइव। आप सोचिए कि अच्छा खासा वेट है इस गाड़ी का, लेकिन उस वेट के बावजूद इस गाड़ी के इंजन का कमाल ये है जो कि इतनी स्मूथली ये गाड़ी अपने आप को खींचती है। सस्पेंशन सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1.8 PSI में मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन सेटअप का इस्तेमाल किया गया है, जो कि देता है बेहतर राइड क्वालिटी। लेकिन हमें जिस फीचर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो है ऑटो पार्किंग असिस्ट। इस फीचर के एक्टिवेट होते ही कार स्टीयरिंग कंट्रोल खुद करती है और केवल ब्रेकिंग की मदद से गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग में स्लॉट हो जाती है। स्केरी इन द बिगनिंग बट इंटरेस्टिंग।
वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मिनी ट्रक जीतो का मिनी वर्जन लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत एक शोरूम कीमत मुंबई में 3,45,000 रुपए रखी गई है। महिंद्रा की कोशिश 3 व्हीलर और मिनी वैन सेगमेंट के ग्राहकों को लुभाने की है। ये गाड़ी पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वर्जन मुहैया होगी और इस सेगमेंट पे टाटा मोटर्स और पियाजियो महिंद्रा के कॉम्पिटिटर हैं। एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन लाने का ये वायदा है और ये 3 व्हीलर से अपग्रेड करके कस्टमर्स इसको खरीदेंगे ताकि वो एक सेफ, कंफर्टेबल और अच्छी पोटेंशियल हो जिसमें अर्निंग की। इसीलिए हमने ये गाड़ी निकाली है मार्केट में। न्यूज 360 में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।